लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में बताया गया है कि अमेरिका में अपराध तेजी से घट रहा है, इतिहास में शायद सबसे तेज रफ्तार से। 2023 में हत्या के मामलों में 15% की गिरावट आई और इस साल बड़े शहरों में लगभग 20% तक की कमी दिख रही है। गोलीबारी, डकैती और चोरी के मामले भी घटे हैं। यानी कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद जो अपराध बढ़े थे, वो अब लगभग खत्म हो गए हैं। लेख का पहला बड़ा सबक है, समाज में भरोसा और स्थिरता जरूरी है। महामारी के समय लोग घरों में बंद थे, तनाव और गुस्सा बढ़ गया, सामाजिक नियम टूटने लगे और नतीजा अपराध बढ़ गया। जैसे ही लोग सामान्य जिंदगी में लौटे, अपराध घटने लगे। इसका मतलब कि स्कूल, चर्च, सामुदायिक संस्थान और आपसी भरोसा समाज को जोड़ कर रखते हैं और इन्हें बंद करना या कमजोर करना अपराध को बढ़ा सकता है। दूसरा सबक है, कानून का सख्त और समझदारी से पालन जरूरी है। 2020 में डिफेंड द पुलिस जैसी मांगों से पुलिस का मनोबल गिरा। कई जगहों पर कानून लागू करने में ढील आई और नतीजा सड़कों पर अराजकता। अब पुलिस बल में भर्ती फिर बढ़ गई है। छोटे अपराधों पर भी सख्ती लौट रही है और ये अपराध घटने में मदद कर रहा है। संपादकीय ये भी साफ करता है कि अपराध घटने का श्रेय ना तो ट्रंप की आवर्जन नीतियों को जाता है और ना ही प्रवासियों को अपराधी ठहराना सही है, क्योंकि प्रवासी, खासकर अवैध प्रवासी, औसतन अमेरिकी नागरिकों से कम अपराध करते हैं। निचोड़ ये है, अपराध कम करने के लिए कानून का सम्मान, सामाजिक जुड़ाव और भरोसा और पुलिस की सही भूमिका, तीनों का संतुलन जरूरी है। अमेरिका ने यह सबक हाल के सालों में फिर से सीखा है, लेकिन चुनौती है इसे भूलकर ढीले ना पड़ जाएं। अब बात उस खबर की जो अमेरिका के विज्ञान और शोध की बुनियाद को लेकर चिंता का इशारा देती है। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में चिंता जताई गई है कि अमेरिका में विज्ञान और शोध का माहौल तेजी से बिगड़ रहा है। अमेरिका के दो बड़े और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिनका काम देश में स्वास्थ्य, मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बुनियादी विज्ञान को आगे बढ़ाना है, उनके बजट में भारी कटौती कर दी गई है। NIH का फंडिंग हेल्थ रिसर्च और नई दवाओं के विकास में रीढ़ की हड्डी की तरह था, जबकि NSF ने दशकों से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, क्लाइमेट रिसर्च और शिक्षा में अहम योगदान दिया है। लेकिन हाल के महीनों में इन दोनों एजेंसियों की रिसर्च ग्रांट्स कम हो गई हैं। कई प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ने पड़े और हजारों वैज्ञानिकों की नौकरियां चली गईं। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई है कि कुछ रिसर्च टॉपिक्स, स्वास्थ्य असमानताएं, जलवायु परिवर्तन को अब विवादित मानकर अनुदान से बाहर किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है, ये सिर्फ फंडिंग कटौती नहीं है, बल्कि रिसर्च एजेंडा पर राजनीतिक सेंसरशिप की शुरुआत है। नतीजा ये है कि शोधकर्ता या तो पेशा छोड़ने को मजबूर हैं या विदेश जाकर काम करने की सोच रहे हैं। ऐसे समय में फ्रांस और कुछ यूरोपीय देश अमेरिकी वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक शरण देने का प्रस्ताव लेकर आगे आए हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका अपने वैज्ञानिकों की स्वतंत्रता और स्थिर फंडिंग नहीं बचा पाया, तो वो दुनिया में विज्ञान का नेता होने का दर्जा खो देगा। लेख का संदेश साफ है, विज्ञान को राजनीति से बचाना होगा, वरना इसका नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ेगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि ब्रिटेन को अपने निर्माण क्षेत्र में बड़ी और तुरंत भर्ती की जरूरत है, वरना सरकार के मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। आज हालत यह है कि हर साल करीब 38,000 नई नौकरियों की जरूरत होती है, लेकिन आधी जगह स्किल्ड वर्कर की कमी के कारण खाली रह जाती हैं। सरकार ने 2029 तक 1.5 मिलियन नए घर और पुराने घरों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए करीब 2.5 लाख नए लोगों की भर्ती करनी होगी। सरकार ने अभी 10 टेक्निकल एक्सीलेंस कॉलेज के नाम घोषित किए हैं, जहां ब्रिकलेयर, इलेक्ट्रिशियन,
कारपेंटर, प्लम्बर जैसे कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 100 मिलियन पाउंड का अलग फंड रखा गया है और पहले से किए गए 600 मिलियन पाउंड के निवेश के साथ इसे जोड़ा जाएगा। लेकिन अखबार का कहना है कि ये कॉलेज पहले से मौजूद हैं और सरकार की ये कोशिश सही दिशा में है, मगर जरूरत जितनी बड़ी है उसके मुकाबले कदम काफी छोटा है। संपादकीय याद दिलाता है कि पिछले 10-15 साल में स्किल ट्रेनिंग में निवेश बहुत घटा है। सरकारों ने यूनिवर्सिटी का ज्यादा ध्यान दिया और वोकेशनल एजुकेशन को सेकंड क्लास समझा। 2017 में जो अप्रेंटिसशिप योजना आई वो भी फ्लॉप रही, क्योंकि कंपनियों ने नए लोगों को मौका देने की बजाय पहले से काम कर रहे कुशल कर्मचारियों में निवेश कर दिया। इसके अलावा निर्माण उद्योग को अपनी सोच भी बदलनी होगी। एक सर्वे में पता चला कि 1/3 से ज्यादा युवा इस क्षेत्र को सम्मानजनक करियर नहीं मानते और आधे से ज्यादा को लगता है कि ये महिलाओं के लिए स्वागत योग्य जगह नहीं है। ऊपर से विदेशी मजदूरों पर बढ़ती निर्भरता और उनके साथ शोषण जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। अखबार साफ कहता है कि अगर सरकार अपने बड़े बड़े वादे पूरे करना चाहती है तो उसे देशी टैलेंट और विदेशी वर्कर्स दोनों की जरूरत होगी, चाहे ये बात उसे माननी पसंद हो या नहीं। निर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार और करियर का मौका देने के लिए भी जरूरी है। लेबर पार्टी ने सही दिशा में कदम उठाया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अभी काफी दूर है। अल जजीरा में प्रकाशित ताजा रिपोर्ट बोलीविया की राजनीति में आई गहरी दरार और पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस के बढ़ते विवादों को सामने लाती है। तभी गरीबी को कम करने वाले और आदिवासी समर्थन से लेस मोरालेस अब तानाशाही, भ्रष्टाचार और सत्ता से चिपके रहने के आरोपों के कारण चर्चा में है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक जमीन से घिरा देश है। प्राकृतिक संसाधनों, लिथियम, गैस, खनिज से बहुत संपन्न, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक असमानता इसे लगातार परेशान करती रही है। देश की आधी से ज्यादा आबादी आदिवासी है और कोका की खेती यहाँ के जीवन, संस्कृति और राजनीति का हिस्सा है। मोरालेस का सबसे मजबूत समर्थन इन्हीं ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से आता है। 2005 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गैस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे सरकारी राजस्व बढ़ा और गरीबी घटी। लेकिन 2016 के बाद अदालत की मदद से चौथी बार चुनाव लड़ना और 2019 के चुनाव में धांधली के आरोप उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा, उनकी पार्टी MAS 2 हिस्सों में बंट गई और अब मौजूदा राष्ट्रपति लुइस आर्से और संभावित उत्तराधिकारी एंडोनिको रोड्रिगेज दोनों ही उनसे अलग हो चुके हैं। मोरालेस खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से नल वोट यानी कोई वैध उम्मीदवार न चुनने की अपील की है। एक कदम वामपंथी वोटों को बांट देगा, जिससे दक्षिणपंथी दलों के लिए रास्ता खुल सकता है। इस बार MAS पार्टी पहली बार किसी बड़े नाम के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है और सर्वे बताते हैं कि उसके उम्मीदवार रोड्रिगेज दक्षिणपंथियों से काफी पीछे रह गए हैं। राजनीतिक संकट ने न सिर्फ मतदान में हिस्सेदारी, बल्कि देश में हिंसा, सड़क जाम और आर्थिक कठिनाई भी बढ़ा दी है। कोचाबाम्बा समेत कई शहरों में मोरालेस समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुए हैं, जिससे जनजीवन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मोरालेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बोलीविया की वामपंथी ताकतों को कमजोर कर दिया है, जिससे दक्षिणपंथ की सत्ता में वापसी और आसान हो गई है। हालांकि उनकी तात्कालिक ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, मगर वो आने वाले राष्ट्रपति की वैधता को चुनौती देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये संकट दिखाता है कि बोलीविया में सिर्फ नेता नहीं, बल्कि पूरी वामपंथी राजनीति अब अनिश्चितता के दौर में पहुंच चुकी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen